नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सेल्स क्लासेस के इस मंच पर। चलिए उपस्थित हो जाइए शीघ्रता से आप सभी लोग और वीडियो को लाइक और शेयर कर देने का काम करिएगा। चलिए फटाफट के अंदाज में आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बिल्कुल भूलना नहीं है, दबा करके मस्त अंदाज में आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वापस से हम सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं। हाँ, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर करके पहुंचा देने का काम करिएगा आप सभी लोग। और हम सभी लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। मीटर चढ़ाओ रे बाबा, फटाफट के अंदाज में मीटर चढ़ा दो। शुरुआत करें उससे पहले आप सभी लोगों को जानकारी दे देते हैं कि भैया सेल्स क्लासेस का एप्लीकेशन आप सभी साथी डाउनलोड कर लें। जितने लोग नहीं डाउनलोड किए हुए हैं आप सभी लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि जो पीडीएफ है या पीडीएफ आपको वहीं से प्राप्त होगा। पीडीएफ को लेकर के आप सभी लोग एकदम परेशान हैं, तो पीडीएफ फिर से बता दे रहा हूं कि आपको एप्लीकेशन पर पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए आप सभी लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सेल्स क्लासेस का ये आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए जरूरी कोर्सेस भी उपलब्ध है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के थर्ड सेमेस्टर तक का कोर्स आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलेगा। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कह रहा कि ब्लैक बोर्ड किस उपकरण के अंतर्गत आता है? बताइए, ब्लैक बोर्ड किसके अंतर्गत आएगा? कौन सी श्रेणी के अंतर्गत ब्लैक बोर्ड आएगा? श्यामपट्ट जिसको कहते हो हिंदी में, तो श्यामपट्ट किसके अंतर्गत आएगा भैया? ब्लैक बोर्ड किसके अंतर्गत आएगा? मीटर खींच दीजिए मास्टर लोगों। हाँ, मीटर खींच दीजिए। मीटर एकदम 1000 की स्पीड में जाना चाहिए, एकदम धमाका मचा करके एकदम। तो इसमें कौन सा उत्तर आप सही कर दोगे? सभी लोगों का जवाब आ जाना चाहिए तेजी से। हाँ, तेजी से जवाब आ जाए आप सभी का। हाँ, सभी लोगों ने ए विकल्प उत्तर दिया है। सॉरी, ए विकल्प सभी लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। और ए विकल्प में जवाब कौन सा आ रहा है भैया? कि ब्लैक बोर्ड कठोर उपकरण के अंतर्गत आता है। कठोर उपकरण के अंतर्गत आता है। तो ये टीएलएम से सवाल है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? कठोर। कौन से उपकरण के अंतर्गत आएगा? कठोर उपकरण के अंतर्गत आएगा। अब ये कठोर उपकरण की बात करें अगर, तो देखिए व्याख्यान इसी तरीके से आपको मिलेगा। कठोर उपकरण के अंतर्गत कौन आते हैं? जो क्लासरूम के अंदर भौतिक वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं, जिन्हें देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है, ये कठोर उपकरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, ये आएंगे। और जो सॉफ्ट एड्स के अंतर्गत आएंगे, मृदु उपकरण के अंतर्गत आएंगे। इनमें जो अमूर्त होंगे, यानी जिन्हें आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, जो विचारात्मक प्रकार के उपकरण होते हैं, ये आते हैं। इसके अंतर्गत जो भाषण दिया जाता है वो, जो कहानी दिया जाता है वो, वार्तालाप किया जाता है वो, और ऑडियो सामग्री जो भी उपलब्ध कराई जाती है वो, मतलब जिन्हें केवल सुना या समझा जा सकता है, वो आएंगे मृदु उपकरण के अंतर्गत। तो यहां पर संक्षेप में कर लेते हैं वही बात। तो इसको हम क्या कहेंगे? जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। देखा और छुआ जा सकता है। देखा और छुआ जा सकता है, वो कौन से उपकरण के अंतर्गत आएंगे? देखा और छुआ जा सकता है वो कठोर उपकरण के अंतर्गत होंगे। और मृद का मतलब है कि जिन्हें केवल सुना और समझा जा सकता है। सुना और समझा जा सकता है, वो इस उपकरण के अंतर्गत आएंगे। समझा जा सकता है। समझ में आ गई बातें कि नहीं? बोलो भैया, एक बार सभी लोग कमेंट कर दो एकदम। हाँ, दबा करके वीडियो को पसंद करो पहले तो आप सभी लोग। पहले सभी लोग पसंद करो। हाँ एकदम, तब तक हम नंगात रहा जब तक लोगन पसंद ना कर देवा खूब। बराबर अनुपात में पसंद होना चाहिए। अंगूठे में दर्द वगैरह होने की शिकायत तो नहीं होगी ना? ज्योति कह रही है सर इतनी टाइम नहा कर आए हैं, ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। हाँ, अभी कुछ देर तक आप लोग पढ़ेंगे तो और ज्यादा हैंडसम लगने लगेंगे। आइए यहां पर जवाब दीजिएगा। दूसरे नंबर में कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी इंद्रियां कैसी होती हैं? बताइए, प्रतिभाशाली बच्चों की इंद्रियां कैसी होती हैं? इंद्रियों का मतलब ये नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चों की कोई इंद्री बाबू सोना जादू टोना वाली इंद्री की बात नहीं की जा रही है। इंद्रियों का मतलब है ज्ञान की इंद्रियां। हम तो बचपन में यही समझते थे, इंद्रियों का मतलब यही समझते थे। इंद्री मतलब एक स्त्रीलिंग का संबोधन होता था, तो हमको लगता था कि जो बैकग्राउंड में स्त्री लोग रहती हैं घर परिवार में उसका। बाद में समझदारी आ गई कि इंद्री का मतलब ज्ञानेंद्री की बात की जा रही है। आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, यही ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो कह रहा प्रतिभाशाली बच्चों की ज्ञानेंद्रियां कैसी होती हैं? तो जब प्रतिभाशाली बालक होगा, बुद्धि का तेज होगा। और बुद्धि का तेज है तो इसका मतलब है कि शरीर बहुत हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर वालों के पास ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। क्लियर है ना? स्वस्थ शरीर वालों के पास ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। और स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर का मतलब है इंद्रियां अपना ठीक ढंग से काम कर रही हैं, यानी कि पूर्णतः विकसित इंद्रियां होंगी, तीव्र इंद्रियां होंगी। यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें? हाँ बहुत अच्छे, साइड में देखना। आओ, अब यहां पर आ जाते हैं। सवाल नंबर आता है कौन सा बच्चा? तीसरे नंबर का सवाल आता है कि परामर्श के प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए। परामर्श का मतलब होता है सलाह देना, राय देना या सलाह देना, उसी को परामर्श कहते हैं। अब यहां पर सवाल पूछ रहा है कि परामर्श के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य आप सभी लोगों को बताना है परामर्श का। परामर्श का प्रमुख उद्देश्य बता दीजिए। चलिए तेजी से कमेंट कर दीजिएगा आप सभी लोग। हाँ, मीटर चढ़ाइए। मीटर 1000 की स्पीड में जाना चाहिए। और पसंद कर दो मास्टरों, मास्टर लोगों पसंद कर दो। पसंद नहीं कर रहे हो। यहां पर परामर्श के प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है। परामर्श किसको कहते हैं? सलाह या राय देना, इसी को परामर्श होते कहते हैं। तो सलाह या राय देना ही परामर्श होता है। तो कोई सलाह या राय क्यों देता लेता है? देख लिया, सलाह व राय क्यों देता लेता है? तो भैया आत्मज्ञान के लिए भी सलाह व राय दिया जाता है। जैसे आप समझिएगा,
परामर्श देने में क्या होता है, आत्मज्ञान भी आता है। का चुप साध ही रहा बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। जब जामवंत जी ने बोला हनुमान जी को कि भाई तुम्हारे अंदर पावर है, ताकत है, समझो तो, महसूस करो तो तुम क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्शन डेवलप होता है, अपने आप के बारे में समझदारी विकसित होती है। तो इसके जरिए सामाजिक सामंजस्य बन जाता है, आत्म स्वीकृति हो जाती है, जिसको बोलते हैं अपने आप को स्वीकार करना। यहाँ पर इसका उत्तर सही हो जाएगा कौन सा, डी विकल्प आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी विकल्प जितने लोगों ने जवाब दे रखा है सभी का जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, एकदम सुघ्घर जवाब कौन सा है, सुघ्घर जवाब आपका एकदम से डी वाला विकल्प हो जाएगा। चलिए यहाँ पर व्याख्या देखिए, पूरी तरह से लिखा हुआ है। परामर्श क्या होता है, तो परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को संपूर्ण रूप से समझने, स्वीकार करने और समाज में समायोजन करने के योग्य बनाना होता है। इसके उद्देश्यों में क्या आता है, आत्मज्ञान आता है। इसके उद्देश्यों में आत्म स्वीकृति की भावना होती है, सामाजिक सामंजस्य बनाने की भावना होती है। तो ओवरऑल आपका जवाब मिल गया। आइए, ये पीडीएफ आपको व्याख्या सहित जरूर पढ़ना चाहिए। दोबारा से बोल रहे हैं, सभी विद्यार्थी जिनको डीएलएड का एग्जाम देना है, आपको ये पीडीएफ जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ में जितने भी जवाब दिए गए हैं वो जवाब स्वयं से तैयार किए हुए हैं मेरे द्वारा। तो पढ़ पढ़ करके ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों का विश्लेषण तैयार किया हूं, ताकि आपको आने वाले समय में जो परीक्षा देने जा रहे हो आप, उस परीक्षा के बाकी सवाल भी आपको मिल जाए इसी से। हाँ, बोर्ड टेढ़ा दिखाई पड़ रहा है, चलो अभी सीधा हो जाएगा। कह रहा कि दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रावधान किसके अंतर्गत कहता है। कह रहा विशिष्ट शिक्षा में होता है, समन्वित शिक्षा में होता है, या मुख्य धारा में होता है, या इनमें से सभी में। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का प्रावधान किसके तहत किया जाता है। तो चलिए जवाब दीजिएगा। तेजी से आप सभी का कमेंट आना शुरू हो जाना चाहिए, तेजी से कमेंट आप सभी का आना चाहिए। कौन सा उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तेजी से आप सभी का जवाब आ जाना चाहिए। डी विकल्प मैक्सिमम लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का कंफ्यूजन भी दिखाई पड़ रहा है, कुछ लोग ए विकल्प की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग बी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग डी विकल्प की तरफ जा रहे हैं। देखो, अगर विकल्प में समावेशी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, समन्वित शिक्षा का मतलब क्या होता है, समन्वित का मतलब होता है सबको जोड़ देना, एक साथ, सबको एक साथ जोड़ देना। तो केवल हम इसी पर नहीं जाएंगे, अगर कहीं समावेशी शिक्षा आपको दिखाई पड़ता तो विकल्प सही होता, बट यहाँ पर आप सभी का विकल्प सही होगा कौन सा, डी विकल्प सही होगा। क्योंकि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं इनको कौन सी पद्धति से पढ़ाया जाता है, ब्रेल पद्धति से पढ़ाया जाता है भाई, ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। और ये ब्रेल लिपि के पढ़ाने के लिए कई बार विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है, विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से। मुख्य धारा का मतलब क्या है, मुख्य धारा का मतलब होता है जिसमें सभी लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसमें सभी लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। मुख्य धारा का मतलब है समाज के सामान्य लोग जिस धारा के अंतर्गत हैं, अधिकांश लोग जिस धारा के अंतर्गत हैं, वही मुख्य धारा है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाता है कौन सा, डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कर लेना, किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं आचार्य जी साइकोलॉजी का प्रश्न है। हाँ भैया, साइकोलॉजी का ही प्रश्न है। थर्ड सेमेस्टर में समावेशी शिक्षा आपका पाठ्यक्रम होता है ना, ये सवाल वहीं से है। आइए, ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं, पढ़ाते समय मैंने बताया था इसको। चलो जल्दी से जवाब दे दो, देखते हैं कि कितने लोगों का जवाब सही आ जाता है। चलो मास्टर लोगों, मीटर बढ़ाओ रे बाबा, मीटर एकदम खींचो और जवाब देने का सिलसिला शुरू कर देना। आप सभी लोग लाइक कर दो दबा करके, मीटर चढ़ा दो एकदम। ब्रेल लिपि का जो आयताकार क्षेत्र होता है उसमें कह रहा कि शिक्षा उसमें कितने बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर 6 बिंदुओं का प्रयोग होता है, 6 उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है ब्रेल लिपि के अंतर्गत। और ब्रेल लिपि का निर्माण किसके द्वारा किया गया बच्चा, तो यहाँ पर लुईस ब्रेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई, लुईस ब्रेल के द्वारा इस पद्धति का निर्माण किया गया है, लुईस ब्रेल के द्वारा इस पद्धति का निर्माण किया गया है। कितने उभरे हुए बिंदु का प्रयोग किया जाता है, इसमें 6 उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। इसी के माध्यम से वर्णमाला के लिखने व पढ़ने की परंपरा या प्रथा को कायम किया जाता है। यहाँ पर सभी का जवाब भी आ गया, जवाब बड़ा ही सराहनीय है आप सभी का। आइए, यहाँ पर देखा जाए तो छठे में कह रहा कि श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार क्या होता है। जैसे विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया जाता है ना, विशिष्ट बालकों को कई श्रेणियों में बांटा जाता है। जब आप बात करते हो विशिष्ट बालक की, तो विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य से हट करके होते हैं, सामान्य से क्षमता में कम या ज्यादा, वही विशिष्ट कहे जाते हैं। अब विशिष्ट बालक का जब वर्गीकरण किया जाता है तो इसमें शारीरिक आधार पर सबसे पहले नंबर पर आ जाता है वर्गीकरण। किस आधार पर, शारीरिक आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण होता है। शारीरिक आधार में कौन कौन आते हैं, तो शारीरिक आधार में सबसे पहले बात करें तो अस्थि बाधित बच्चे आते हैं। अस्थि बाधित का मतलब है जिनमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। श्रवण बाधित बच्चों की बात कर लें, दृष्टि बाधित बच्चों की बात कर लें, वाणी बाधित बच्चों की बात कर लें, वाणी बाधित बच्चों की बात कर लें। इस प्रकार से शारीरिक आधार पर इतने प्रकार के बच्चे होते हैं। इसमें से सवाल पूछ रहा है कि जो श्रवण बाधित बच्चे हैं किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, श्रवण बाधित बच्चों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो आप सभी में से मैक्सिमम लोगों का जवाब श्रवण बाधित बच्चों को लेकर डी आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, डेसिबल यहाँ पर मापा जाता है, ध्वनि, उनके सुनने से संबंधित समस्याओं को डेसिबल में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि श्रवण संबंधी समस्या है। बुद्धिलब्धि आधार थोड़े हो सकते हैं, एक बार सोच करके आप देखो बुद्धिलब्धि कैसे आधार बनेगी, एक बार सोचो भाई। श्रवण बाधित बच्चा है तो बुद्धिलब्धि कैसे आधार बनेगी, क्या श्रवण बाधित बच्चों की बुद्धिलब्धि कम या ज्यादा होती है क्या, बताओ। श्रवण बाधित बच्चों, अच्छा उपर्युक्त हमेशा सही होता है, हाँ हाँ हाँ, उपर्युक्त सभी हमेशा सही होता है, तो निपटा दो, वही निपट जाएगा एक क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, इतना सा दिमाग लगाने की जरूरत थी कि बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण जब आप करते हो तो बुद्धिलब्धि में 90 से 110 वाले सामान्य होते हैं, इससे ज्यादा वाले प्रतिभाशाली में जाएंगे, कम वाले मंदबुद्धि में जाएंगे। कभी ये बताया गया है क्या कि जो श्रवण बाधित होंगे, सुनने में जिनको समस्या होगी, उनकी बुद्धिलब्धि कमजोर होती है, ये कहीं वर्गीकरण पढ़ा है क्या। तो इसको क्यों आधार बनाओगे आप, तो जब ये आधार नहीं बनेगा तो ये वाला तो सही होगा नहीं, जब ये आधार नहीं बनेगा तो ये कहां से आधार बनेगा। इसका मतलब ये और ये, अच्छा जो सुनने में कमजोर है उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी कमजोर होगी, ये कोई जरूरी थोड़े है, तो ये भी कट गया। तो यहाँ पर डेसिबल सुनने की क्षमता को मापा जाता है ना, इसलिए जवाब आपका सही हो जाएगा कौन सा, पहला वाला।
मेरा दिल कह रहा था कि ए होगा सबका। हाँ, तुम अपने दिल की बात पहले ही बता दिया करो। आओ भैया, यहां पर कह रहा है कि एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। कब किया था बताओ? अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? 1901, 1905, 1879 में, 1911 में। इतना सा दिमाग ही नहीं है, क्या करें, हो जाएगा। गर्म पानी में कोल्ड ड्रिंक मिला करके पीने से बुद्धि बढ़ती है, किसी ने बताया नहीं था क्या? आयुर्वेदिक उपचार हम बराबर बताते रहेंगे आप सभी को। हाँ, आयुर्वेदिक उपचार हमेशा बताते रहेंगे, आप सीखते रहा करो। यहां पर आइएगा तो अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? 1905 में। शाबाश, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1905 में। तो लगे हाथ यह भी बता दो कि कौन सा बुद्धि परीक्षण था 1905 में जो बिने ने किया था, वो कौन सा था, उसका नाम क्या था? कमेंट करके बता दो जल्दी से। हाँ, रिवीजन तो इस बात का होना चाहिए ना कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन इस रूप में होना चाहिए। तो बता देना कि कौन से परीक्षण का निर्माण किया था जो 1905 में इसने किया था। चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। तो मास्टर लोगों फटाफट कमेंट कर दो, एकदम मास्टर बनने की दहलीज पर ही आप लोग पहुंच चुके हैं। तो तेजी से बता दीजिएगा कि कौन सा परीक्षण निर्मित किया था इसने जो 1905 में बनाया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बिने साइमन परीक्षण। क्या नाम था? बिने साइमन परीक्षण, 1905 में। और उसी में पहली बार मानसिक आयु संप्रत्यय को दिया था। मानसिक आयु का संप्रत्यय पहली बार वहीं पर दिया था। बहुत अच्छी बात है। एक कारक वो तो बुद्धि का सिद्धांत है, वो है गजनी। अच्छा, गजनी आपको नहीं, गजनी फर्स्ट सेमेस्टर है, आप भूला वाली कंडीशन में हो। आओ, एल्फ्रेड बिने जो है वो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने अपने सहयोगी जो थियोडोर साइमन था, नाम कौन था? थियोडोर साइमन के साथ मिलकर 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। और उसी बुद्धि परीक्षण को कहा गया था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। कौन सा परीक्षण था बच्चा? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण इसका नाम था। या किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण होता है? तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है ना। ये कौन सा बुद्धि परीक्षण होता है? व्यक्तिगत शाब्दिक या सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आएगा। 30 सवाल इसमें होते हैं, 30 प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है इस परीक्षण में। और प्रश्नों का निर्माण किस भाषा में किया गया था? तो फ्रेंच भाषा में इसका निर्माण किया गया था। इसके विषय में डिटेल जानकारी बुद्धि के अंतर्गत आती है जब बुद्धि चैप्टर पढ़ते हैं। आइए, सवाल आता है कौन सा? 8वें नंबर का सवाल है। 8वें में क्या कह रहा है? 8वें में कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है? इसमें से किसका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नहीं लिया जा सकता है? चलिए जवाब दीजिए। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है, इसमें कौन सा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंतर्गत नहीं आएगा? तो जवाब दे देना आप सभी को। मीटर चढ़ाओ रे बाबा, ए मास्टर लोगों, मीटर चढ़ाते रहो। जो तो लाइक और शेयर ना कैला तो हलोन तो हम यहीं रिसियाई के ना कोहाँ जब चिल्ला चिल्ला रोई फिर। ये वाला थोड़ा सा कठिन लग रहा है क्या? प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंतर्गत कौन नहीं आ सकता है? तो जाहिर सी बात है कहानी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंतर्गत नहीं आएगी भाई। काहे नहीं आएगी? देखो भाई, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? इसमें वे सभी तत्व शामिल होते हैं, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में वे सभी तत्व शामिल होते हैं जो प्रयोगात्मक कार्य से संबंधित होते हैं। बताओ, कहानी में कोई प्रयोगात्मक कार्य होता है क्या? कहानी के अंतर्गत प्रयोगात्मक कार्य को शामिल किया जाता है? आप कहोगे नहीं। तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या होगा? देखो, उद्देश्य आएगा इसके अंतर्गत, जो प्रयोग करने का लक्ष्य होता है। प्रयोग का लक्ष्य क्या है, ये आ जाएगा। सामग्री या उपकरण की बात करोगे तो प्रयोग में क्या क्या चाहिए वो हो जाएगा। विधि आ जाएगा, किस तरीके से प्रयोग किया जाना है वो आ जाएगा। गणना आ जाएगी, माप और आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। और अंत में निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा, प्रयोग से प्राप्त परिणाम को प्राप्त कर लिया जाएगा। तो किसी भी प्रयोगात्मक कार्य के अंतर्गत क्या आएगा? उद्देश्य, सामग्री, विधि, गणना, निष्कर्ष। अब आप आओगे इस सवाल के अंतर्गत देखोगे तो उद्देश्य, गणना व निष्कर्ष ये प्रयोगात्मक कार्य के परिणाम के अंतर्गत आते हैं। कहानी कथन एक तरीका होता है पढ़ाने का जिसमें सरल से सरल भाव विचार के माध्यम से किसी बात को कहा जाता है, यानी कथन किया जाता है, वो कहानी के अंतर्गत आ जाता है। चलेंगे, सवाल नंबर अगला आ जाता है आपके सामने, कौन सा? 9वें नंबर का। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये वाला पढ़ाते समय इस पर हमने डिस्कशन नहीं किया था, तो आज ये संयोग से क्वेश्चन शामिल हो गया है, तो इस पर हम आपको व्याख्या करके समझा भी दे रहे हैं इस बात को। हाँ, इस बात को डिटेल समझा देंगे आप सभी को। इससे संबंधित प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको 5 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, धैर्य बनाना पड़ेगा। तो चलिए, पहले तो आप सभी लोग जवाब दे दीजिए, जो भी आपके मस्तिष्क के पटल में थोड़ी बहुत जानकारी बची हुई है, अचेतन रूप में भी सही, लेकिन उसको आप ढूंढ करके निकाल करके लेकर के आइएगा कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो जवाब यहां पर आ जाएगा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। यहां पर जवाब आपका सही हो जाएगा कौन सा? बी विकल्प आप सभी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। और आप में से तमाम लोगों के जवाब भी बिल्कुल करेक्ट है कि विलियम वुंट ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहां पर स्थापना किया था? ये जर्मनी में। जर्मनी में ये प्रयोगशाला स्थापित किया था। जर्मनी में एक स्थान है लिप्जिंग, लिप्जिंग स्थान है, और वहां पर एक विश्वविद्यालय था, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, उसी में ये प्रोफेसर था। बाद में इसका नामकरण हो गया भैया कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से इसे अब जाने जाना लगता है, मतलब अब ये नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। इसी विश्वविद्यालय में इसने पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करी थी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला इसने स्थापित की थी 1879 ईस्वी में, है ना। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। और किस पर प्रयोग करना था इसको? चेतना पर प्रयोग करने के लिए इसने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। किस पर प्रयोग करना था इसको? चेतना पर प्रयोग करने के लिए मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। मतलब ये मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहा था। इससे पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति की अगर आप बात करोगे तो थोड़ी सी बातें आप इसके संबंध में सुन लो, सरसरी नजरिए से तुरंत का तुरंत तैयार हो जाएगा, कई क्वेश्चन तैयार हो जाएगा इससे रिलेटेड। हाँ, तुरंत सुन लो। पहले मनोविज्ञान देखो ना, पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में पैदा हुआ था। आत्मा का विज्ञान इसको कहा किसने था? तो आत्मा का विज्ञान इसको अरस्तु, मतलब आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का जनक कौन माना जाता है? अरस्तु माना जाता है। कौन माना जाता है? अरस्तु माना जाता है। उसके बाद मनोविज्ञान के स्वरूप में बदलाव हुआ, दूसरा जो विचार लेकर के आया गया मन या मस्तिष्क का,
मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया गया इसको बाद में, और मन या मस्तिष्क का विज्ञान इसको कौन बताया? पंपोनोजी ने बताया। नाम क्या था? पंपोनोजी ने इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया। और इसके बाद फिर से विचारधारा बदली तो इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान की बात की जा रही है, चेतना का विज्ञान कहा गया। और चेतना के विज्ञान को लाया कौन? विलियम वुंट लेकर के आया चेतना के विज्ञान को। और इसका जो है समर्थक कौन बना था? तो समर्थक बना था आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता किसको माना जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता की, हाँ टाइम बदल दें, उस टाइम हिंदी, अच्छा कोई बात नहीं है। विलियम वुंट के बाद कौन सा आ जाता है भैया? व्यवहार का आ जाता है। जेबी वाटसन लेकर के आ जाता है व्यवहार का विज्ञान, यहाँ पर व्यवहार का विज्ञान। अब इस बात को समझे क्या आप? मनोविज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ा है। तो जिस समय मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में था, उसी समय चेतना पर प्रयोग करने के लिए इसने प्रयोगशाला स्थापित की थी। यहीं से प्रायोगिक मनोविज्ञान की आधारशिला पड़ी। प्रायोगिक मनोविज्ञान को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है विलियम वुंट को जाता है। अब उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई। यहाँ पर पूरी व्याख्या लिखा हुआ है। दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया था इसने। आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर आपका आता है कौन सा? 10 नंबर का, कि सही दृष्टि क्या कहलाती है? बताइए। जो सही दृष्टि होती है, ये सही दृष्टि, उसको क्या कहते हैं? जवाब दीजिएगा तेजी से, और मीटर चढ़ाते जाइए। मास्टर लोगों, मीटर चढ़ाते जाना, मीटर डाउन नहीं होना चाहिए। सर जी कभी आप 6 बजे आते हैं, कभी 5 बजे आते हैं। हाँ, जिस दिन नहीं रहा जाता है, सोचते हैं जल्दी जल्दी लाइव हो जाए, उस दिन पहले आ जाते हैं। अब यहाँ पर कह रहा कि सही दृष्टि क्या कहलाती है? 6/6, 8/9, 8/12 या 8/18। तो सही दृष्टि का मतलब होता है 6/6, यानी 6/6। 6/6 का मतलब क्या होता है? आओ उस मतलब को समझा देते हैं। दृष्टि की तीव्रता को आमतौर पर किस पर मापा जाता है? तो स्नेलन चार्ट द्वारा मापा जाता है। इसको इंपॉर्टेंट कर लो, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। गाइज ध्यान से सुनो, गाइज मीटर चढ़ाते रहो और ध्यान से सुनते रहो। तो कह रहा है कि दृष्टि की तीव्रता को आमतौर पर किसके जरिए मापा जाता है? तो स्नेल चार्ट के द्वारा इसको मापा जाता है। पूछा जा सकता है ये। 6/6 का मतलब क्या है? इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से वही पढ़ सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति भी 6 मीटर से पढ़ सकता है। समझ गए बात को कि नहीं? 6 मीटर की दूरी से जो सामान्य व्यक्ति की आंखों से दिखाई पड़ सकता है, पढ़ सकता है, वो वही अगर कोई देख सकता है तो उसकी दृष्टि 6/6 कही जाती है। जो हमारी नहीं है, जितने चश्मुल्ली हैं, जो दूर की चीजों को नहीं देख पाते हैं, उनमें यह समस्या होती है। आगे बढ़ो। यहां पर कह रहा कि 11 नंबर के सवाल में देखना, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या होता है?